क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। 71 बीपीएससी का जो पेपर है वो 10 सितंबर को है और पिछले 30 वर्षों के हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं सबसे पहले। इसके बाद अलग अलग सब्जेक्ट की क्लास आपको लगातार मिलती रहेगी। तो बीपीएससी प्री एग्जाम का जो है हम लोग पिछले 30 वर्षों के इंडियन इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन देख रहे हैं। इससे पहले मैंने सारे सब्जेक्ट करा दिया है, आप लोग जाके चैनल पर देख सकते हैं। और आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करना चाहिए, इससे हमें एक आइडिया लगता है क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन की। और आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। पहले याद रखिएगा, जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है इसकी देखरेख कौन करता है, तो आरबीआई करता है। ठीक है, तो विदेशी मुद्रा भंडार में जो पैसा इकट्ठा होता है वो कहाँ कहाँ से आता है। पहला, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, यहाँ से आता है, बिल्कुल सही। दूसरा, इसमें सोना रखा जाता है। और तीसरा, विशेष जो है आहरण अधिकार जो है, जिसे हम क्या कहते हैं, एसडीआर कहते हैं, ये रखा जाता है। और आईएमएफ में आरक्षित जो स्थिति होती है, जो हम जो है आईएमएफ में पैसा रखते हैं, उसको भी इसमें शामिल करते हैं विदेशी मुद्रा भंडार में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो विदेशी मुद्रा भंडार में क्या क्या शामिल होता है, तो यही 4 चीज शामिल होता है। इसको आपको याद कर लेना है, ये क्वेश्चन बार बार आ सकता है क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका है, दिवाला और शोधन अक्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सही कथन की हमें पहचान करनी है। पहला क्या है, शोधन जो है अक्षमता से तात्पर्य उस वित्तीय स्थिति से है जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था बकाया होने पर अपने ऋण का भुगतान करने में असमर्थ होता है। ये शोधन जो है अक्षमता की परिभाषा नहीं है, बल्कि ये दिवालिया की परिभाषा है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा है, दिवाला एक कानूनी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां देनदार की संपत्ति लेनदार के साथ लाभ के लिए समाप्त या पुनर्गठित की जाती है। यह आपका शोधन अक्षमता की परिभाषा, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा है आपका, शोधन अक्षमता एक अवस्था है जबकि दिवालिया एक निष्कर्ष है, ये भी गलत हो जाएगा। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड दिवाला शोधन अक्षमता कार्यवाही की देखरेख के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो केवल 4 सही है, बाकी इसमें सब गलत हो जाएगा। तो ये जो है 69 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, उस समय बहुत कठिन क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा है मुख्यतः किस कारण से, तो अकुशल कृषि व्यवस्था के कारण। ठीक है, दूसरा है आपका क्या, अनियमित उद्योगीकरण के कारण। तीसरा, पश्चात सामाजिक और अभिवृद्धि के कारण। और उपयुक्त सभी कारण रहा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए कैसे, तो एक सर्वाधिक अर्थ वाली अर्थव्यवस्था के रूप में क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक वित्त वर्ष में कितनी बार आर्थिक नीति की समीक्षा करता है, तो याद रखना ये हर 2 मास पे करता है। तो टोटल 12 महीने में 6 बार करता है, तो एक साल में 6 बार होता है। और प्रत्येक 2 महीने पे जो है क्या होता है, आर्थिक समीक्षा करता है, कौन, आरबीआई करता है। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, नई कार्य प्रणाली के अनुसार बैंक की उधार दर की गणना किस पर आधारित है, तो बैंक की जो उधार गणना है वो किस पर आधारित है, तो धन का सीमांत व्यय पर आधारित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, नरसिम्हा कमेटी ने वैधानिक तरलता अनुपात को किस सीमा तक घटा करके लाने का सुझाव दिया था। ठीक, ये नरसिम्हा कमेटी जो है, याद रखना, वैधानिक तरलता का मतलब यहाँ मुद्रा के जो है उपलब्धता से होगा। ठीक है, तो याद रखना इसका क्या है, इन्होंने बताया था 25% होना चाहिए, घटा करके इन्होंने इसकी सीमा 25% निर्धारित की थी। तो नरसिम्हम कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन यूपीएससी में कई बार पूछा गया है, बीपीएससी में पूछा गया है, यूपीपीसीएस से पूछा गया है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण कमेटी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-5 से बदल करके क्या कर दिया है, तो आधार वर्ष अब क्या हो गया, 2011-12 हो गया और आज भी आधार वर्ष यही चल रहा है। ठीक है, तो याद रखना, थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है वर्तमान में, तो 11-12 है। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी यह जो है निवेशक एजेंसी भारत सरकार की प्रतिभूतियां खरीद सकती है, तो याद रखना, प्रतिभूतियां मतलब सरकार की संपत्तियां खरीद सकती है। तो भारतीय रिजर्व बैंक, व्यक्ति भी और वित्त प्रतिष्ठान तीनों कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल है। तो CRR और SLR को कम करना बिल्कुल सही। बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश बिल्कुल सही। ब्याज दर का विनियमन बिल्कुल सही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सभी सही हो जाएगा। तो CRR क्या होता है? तो इसको हिंदी में कहते हैं नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो इसका फुल फॉर्म है। और याद रखना इसका मतलब ये होता है कि एक तरफ RBI है, तो RBI वाणिज्यिक मतलब कि क्या है? केंद्रीय बैंक है। और जितने भी वाणिज्यिक बैंक हैं वो एक निश्चित पैसा जो है किसके पास जमा करते हैं? RBI के पास जमा करते हैं, उसको हम CRR कहते हैं। और दूसरा है आपका SLR कहते हैं। SLR का जो है वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं इसको। और याद रखना ये वाणिज्यिक बैंक अपने पास कुछ पैसा रिजर्व में रखते हैं, जो है कोई अगर आपदा आ जाए तो उसके लिए रखते हैं, या बैंक दिवालिया ना होने पाए तो उसके लिए रखते हैं। तो याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका प्रभाव पड़ेगा वृद्धि हो जाएगा, क्योंकि पैसा ज़्यादा बैंकों के पास आएगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य है? केंद्रीय बैंक मतलब हो गया RBI का। जिसमें RBI का प्रमुख काम क्या है? तो रेपो रेट का प्रबंधन करना, वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देना, सरकार को बैंक की सुविधाएं देना, उपयुक्त सभी। ये सारे काम किसके हैं? तो वाणिज्यिक बैंक अर्थात किसके हैं? केंद्रीय बैंक के अर्थात RBI के हैं। तो ये 70 BPSC पूछा गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? तो 1956 में की गई थी। ये क्वेश्चन भी कई बार अलग अलग एग्जामों में आता रहता है। नेक्स्ट आपका है, RN जो है मल्होत्रा कमेटी संबंधित है किससे? बीमा क्षेत्र में। बीमा क्षेत्र में सुधार करने के लिए है R जो है N मल्होत्रा कमेटी बनाई गई थी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो इकोनॉमिक्स में बहुत सारी समितियां बनाई गई थी, उसको मैं अलग से बताऊंगा आप लोगों को। तो भंडारी समिति का संबंध किससे है? याद रखना क्षेत्रीय बैंकों को की पुनर्संरचना से है। तो क्षेत्रीय जो बैंक है उनकी पुनर्संरचना के लिए किया गया था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से गलत कथन की पहचान करनी है। पहला है, बैंक दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके अल्पकालिक उधार के लिए देता है। गलत हो जाएगा, ये दीर्घकाल के लिए होता है, अल्पकाल के नहीं होता, तो गलत हो जाएगा। रेपो दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके दीर्घकालीन उधार के लिए होता नहीं। रेपो रेट जो होता है वो अल्पकाल के लिए होता, दोनों गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, अर्थात दोनों इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना इन सबकी परिभाषा भी हमें इसमें याद रखनी पड़ती है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर किसका होता है? तो 1 रुपए के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और 1 रुपए के नोट को भारत सरकार जारी करता है, बाकी जितनी भी नोट हैं सब RBI जारी करता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो हम जो क्रेडिट कार्ड होता है इसको हम क्या कहते हैं? प्लास्टिक मुद्रा कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? तो याद है मुद्रा की मात्रा, मूल्य स्थिरता, बचत दर और संसाधनों का उपयोग, ये प्रत्यक्ष आर्थिक विकास के लिए, लेकिन मुद्रा की मात्रा इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है किसका? तो एक निवेश बैंक है। जो लोग पैसा जमा करते हैं, जीवन बीमा कराते हैं, वो सारा पैसा निवेश होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, तो निवेश बैंक के रूप में काम करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, भूमि विकास बैंक निम्नलिखित में से एक अंश है। भूमि विकास बैंक किसका अंश है? तो सहकारी उधार ढांचे का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, भारतीय मुद्रा छापी जाती है। तो भारतीय मुद्रा छापी जाती है किसके, कहाँ से? तो नासिक प्रिंटिंग प्रेस से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, अच्छा इसका आंसर यह भी हो सकता है, भारतीय मुद्रा छापी जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो रिजर्व ऑफ इंडिया में नहीं होगा, रिजर्व ऑफ इंडिया के द्वारा हो सकता है। अगर ये ऑप्शन हो सकता था लेकिन द्वारा लिखा होता तो, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? छापी जाती है नासिक प्रिंटिंग प्रेस में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, सामान्य रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो जो मुद्रा नीति होती है RBI की, इसका मुख्य लक्ष्य पूछा गया है, क्या होता है? तो मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना। बाजार में कितना पैसा आएगा, कितना पैसा जाएगा, इसका निर्धारण कौन करता है? तो मुद्रा नीति करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट आपका है किसकी सिफारिश पर बैंकों की ब्याज दरों पर विनियंत्रण आधारित है। तो याद रखना ये आपका नरसिम्हम कमेटी के सिफारिश पर ही बैंकों की ब्याज दरों का विनियंत्रण आधारित है, उसको नियंत्रित किया गया। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसे ग्रामीण बैंकों के नाम से पुकारा जाता है, हम किस में इसको वर्गीकृत करते हैं? तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है दुर्लभ मुद्रा हार्ड करेंसी का आशय किस मुद्रा से होता है? तो याद रखना ये जो विकसित देशों की मुद्रा होती है उसे हम दुर्लभ मुद्रा कहते हैं, जो बहुत मुश्किल से मिलती है। जैसे आपका डॉलर जो होता है, याद रखना इसे ये बहुत मुश्किल से मिलता है, काफ़ी महंगा होता है, तो इसे दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। तो जो विकसित देशों की मुद्राएं होती हैं उन्हें हम दुर्लभ मुद्रा कहते हैं, जैसे आपका डॉलर। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा होता है? तो भारतीय बैंकिंग प्रणाली में सबसे ऊपर का बैंक कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे हर बैंकों का बैंक कहते हैं। और आरबीआई में आम आदमी का खाता नहीं होता है, ये बात याद रखना, आम आदमी का खाता इसमें नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? ठीक है, तो नाबार्ड जो है ये प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है। अर्थात ये हो गया कि नाबार्ड जो कृषि से जुड़े हुए अब बैंक होते हैं उनको ऋण देता है, और ये इसमें आम जनता का खाता नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में नोट निर्गमन प्रणाली या नोट इशू आधारित किस पे है? तो न्यूनतम कोष प्रणाली पर। ध्यान रखना 1956 में रिजर्व बैंक जो है संशोधन अधिनियम जो के द्वारा 115 करोड़ रुपए का न्यूनतम कोष और 400 करोड़ रुपए का विदेशी प्रतिभूतियां रखनी होती थी, लेकिन जो है 1957 में जो है के पश्चात भारतीय रिजर्व बैंक क्या किया? संशोधन किया गया और विदेशी मुद्रा और कोष को मिला के न्यूनतम राशि 200 करोड़ रुपए रखा गया। 200 करोड़ रुपए अगर कहा जाए तो इसमें 115 करोड़ रुपए का सोना रखा जाएगा और 85 करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा रख करके नोटों का निर्गमन होता है। तो न्यूनतम 200 करोड़ होना चाहिए। तो न्यूनतम कोष के आधार पर अब मुद्रा का निर्गमन किया जाता है, किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेशी व्यापार में धन लगाने में मदद की है एग्जिम बैंक के द्वारा। एग्जिम बैंक के द्वारा ही भारतीय विदेशी व्यापार में धन लगाया जाता है आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है मानव विकास रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा एक आधिकारिक रूप से जारी किया जाने वाला एक वार्षिक है, गलत हो जाएगा। तो याद रखना जो आपका मानव विकास रिपोर्ट है ये विश्व बैंक जारी नहीं करता है। तो जारी कौन करता है? इसको जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, अर्थात इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखो क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया वही है यहाँ। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के अंतर्गत भारत में मानव विकास सूचकांक बनाने के लिए किस किस घटक का उपयोग नहीं किया जाता है? तो शिशु मृत्यु दर का उपयोग नहीं करते हैं, जबकि जीवन प्रत्याशा, साक्षरता और इसमें प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पाद को शामिल किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। और यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है समुदाय विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था? तो शैक्षिक सुविधाओं का सुलभ करना, जीवन स्तर को बेहतर बनाना और आपका योजना बनाने में गांव की सहायता करना, तीनों उद्देश्य था। तो इसका आंसर उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, अर्थात एक, बी और डी होगा। ठीक है, इसका आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? और सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में शुरू किया गया था, ये भारत की पहली योजना है। ठीक है, सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास करना, मानव पूंजी का निर्माण करना, पर्यावरण संरक्षण करना और आपका जो है समृद्ध जीवन, मतलब कि जीवन को सरल बनाना। तो उपयुक्त में से ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए और इनको जो है काला अनुक्रम में सजाना है कि इसमें कौन सबसे पहले आया था और कौन सबसे बाद में आया था। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो आपका EAS है, याद रखना ये 1993 में। आपका ट्राइसेम आया था कब? ये 1979 में। आपका JRY ये आया था 1989 में। और आपका जो है क्या कहते हैं RLEGP आया था कब? तो याद रखना ये 1983 में आया था। तो इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। तो सबको अगर हम क्रम से मिलाएंगे तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो ये योजनाएं कब कब स्थापित हुई हैं ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट आपका है पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है। तो पीएम कुसुम योजना जो है चलाई गई थी, इसका उद्देश्य क्या है। तो किसानों की डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना और पंपिंग सेट और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से भारत निर्माण का कौन सा अंश नहीं है। तो भारत निर्माण योजना शुरू की गई थी, तो उसमें पूछा जा रहा है इनमें क्या नहीं है। तो भारत निर्माण जो योजना शुरू की गई थी उसमें कई घटक थे, ठीक है। तो उसमें कौन सा घटक इसमें नहीं था, तो याद रखना कृषि आधारित उद्योग इसमें नहीं था, जबकि ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण आवास, टेलीफोन और आपका ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास करना, शिक्षा का विकास करना, ये सब था। कृषि आधारित उद्योग इसका उद्देश्य नहीं है भारत निर्माण का। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत माला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो भारत माला जो योजना है, ये याद रखना एक रोड की योजना है जो गुजरात से लेकर के और मिजोरम तक जाती है। ये किसके लिए है, तो सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। पहला है यह जल निकायों की मरम्मत और नवीनीकरण बिल्कुल सही है। कुओं का निर्माण इसका उद्देश्य नहीं है। जल जो आपका भृतों के पुनर्भरण में वृद्धि करना अर्थात तालाबों का, वर्षा संचयन संरचनाओं का निर्माण करना सबका उद्देश्य है। लेकिन याद रखना इसमें कुओं का निर्माण उद्देश्य नहीं है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का कौन सा अवयव नहीं है। तो प्रधानमंत्री जो ग्रामोदय योजना था, याद रखें जितनी भी योजनाएं होती हैं उनके कुछ न कुछ घटक होते हैं। तो पोषण उसमें उद्देश्य इसका नहीं था। प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क था इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो IRDP का जो मुख्य उद्देश्य है ये पूछा गया है, और IRDP जो है किसके लिए था ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा जो IRDP है, याद रखना इसका नाम है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका नाम है। ये छठी पंचवर्षीय योजना में इसको अक्टूबर 1980 से राष्ट्रीय स्तर पर इसको लागू किया गया था। और याद रखिएगा ये जो है ग्रामीण परिवारों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रामीण विकास और निर्धनता का निवारण करना था। तो ग्रामीण विकास करने के लिए और गरीबी को दूर करने के लिए शुरू किया गया था, अर्थात स्वरोजगार के लिए शुरू किया गया था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत सरकार द्वारा समुदाय विकास योजनाओं की शुरुआत किया गया 2 अक्टूबर कब। तो 2 अक्टूबर कब किया गया, तो याद रखना 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। यही भारत का पहली योजना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था। तो राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 में प्रारंभ हुई थी। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्न में से कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य है। इनमें कौन सा है जिसका एक मनरेगा का उद्देश्य है। तो परिसंपत्तियों का निर्माण करना, सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहन करना बिल्कुल सही, जल प्रबंधन करना, तालाब का निर्माण करते हैं, और ग्रामीण आय को बढ़ावा देना अर्थात ई हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी सही हो जाएगा। मनरेगा का यही उद्देश्य है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं। तो सबसे अधिक 50% से ज़्यादा गरीबी कहाँ है, तो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है सापेक्ष निर्धनता, ठीक है। सापेक्ष निर्धनता का अर्थ क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होता है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आर्थिक असमानता, जो आर्थिक असमानता होता है ये सापेक्ष निर्धनता, ये अर्थात सापेक्ष गरीबी से ये संबंध होता है। आर्थिक जो असमानता हमारे समाज में व्याप्त होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में पी जो है स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था, ठीक है। तो किसने दिया था, क्या देखना ये मोहम्मद यूनुस ने दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है बी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है वैश्वीकरण, याद रखना मोहम्मद यूनुस कौन है, तो आज वर्तमान में बांग्लादेश के अंतरिम प्रमुख हैं। नेक्स्ट आपका है वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो जब वैश्वीकरण 1991 की आर्थिक नीति में लागू किया गया था तो उसमें कौन सा एक उद्देश्य नहीं है, तो निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है, ठीक है। याद रखना ये इससे संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है जो है देश के विभिन्न स्थलों पर या घटनाओं को देखने के लिए भारत में विदेशियों की यात्रा
अर्थनैतिक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान मानी जाती है? तो अगर कोई विदेशी हमारे यहाँ आता है तो उसको क्या माना जाए कि उसे उत्पादन माना जाए, उपभोग माना जाए, आयात माना जाए या निर्यात माना जाए? तो अगर कोई विदेशी हमारे देश में आके घूमता है तो उसे निर्यात माना जाएगा। क्यों निर्यात माना जाएगा? क्योंकि निर्यात से हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है और कोई विदेशी जब आएगा तो हमें मुद्रा की प्राप्ति होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आईएएस पे पहली बार आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है? तो सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भारत को किससे मिलता है? तो कपड़े से मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? कपड़ा। कपड़ा भारत से निर्यात सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था? मतलब व्यापार संतुलन मतलब यह हुआ निर्यात ज्यादा हुआ है, आयात कम हुआ है। ये कब हुआ था? तो याद रखना 1972, 73 और फिर 76 और 77 में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। जो ग्लोबलाइजेशन होता है उसमें क्या शामिल नहीं है? तो सार्वजनिक क्षेत्र की जो है इक्विटी का विनिवेश इसमें शामिल नहीं है, जबकि आयात शुल्क में कमी, आयात लाइसेंसिंग का उन्मूलन मतलब समाप्त करना, विदेशी मुद्रा निवेश का उन्मुक्त प्रवाह करना, ये सब वैश्वीकरण के उदाहरण हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या है? तो ईपीसीजी का फुल फॉर्म पूछा गया है, क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। इसका फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। तो कभी कभी किसी चीज का फुल फॉर्म भी बीपीएससी पूछ लेता है। नेक्स्ट आपका है किस वर्ष में भारतीय रुपए का महीने में 2 बार उन्मूलन किया गया था? एक ही महीने में 2 बार हो गया था। कब किया गया था? तो 1991 में, जब आर्थिक नीति लागू की गई थी उससे पहले। ठीक है, नेक्स्ट आपका है भारतवर्ष में निम्नलिखित में से कौन सी विनिमय दर प्रणाली लागू है? तो कौन सी विनिमय दर प्रणाली भारत में इस समय लागू है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैनेज्ड और डट फ्लोट लागू है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवाह की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है? तो उसे हम गर्म मुद्रा कहते हैं। जो मुद्रा आए और वापस चली जाए अचानक से उसे हम गर्म मुद्रा कहते हैं। जैसे हम स्टॉक एक्सचेंज में लगाते हैं, जब हम स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाते हैं तो वो मुद्रा क्या कहलाती है? गर्म मुद्रा, क्योंकि वो अचानक आती है और अचानक चली जाती है। नेक्स्ट आपका रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या होता है? इकोनॉमिक्स में बहुत महत्वपूर्ण है, ये परिभाषा पूछा जाता है। तो इसका मतलब होता है रुपए को अन्य प्रमुख मुद्राओं और अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपए में मुक्त रूप से परिवर्तित करने की अनुमति देना, इसे हम मुद्रा की परिवर्तनीयता कहते हैं। इसे रुपए को डॉलर में बदल देना और डॉलर को रुपए में बदल देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है? मतलब यह हुआ कि किस क्षेत्र में विदेशी मुद्रा का जो है सबसे ज्यादा पैसा लगता है? तो सेवा क्षेत्र में। सेवा क्षेत्र में विदेशी मुद्रा सबसे ज्यादा लगती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है भारतीय रुपए की विनिमय दर निर्धारित होती है। तो भारतीय रुपए की जो विनिमय दर है वो निर्धारित कैसे होती है? तो याद रखना, संयुक्त राज्य अमेरिका डॉलर के संबंध में, विदेशी पाउंड के संबंध में और कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विनिमय मुद्रा का जो निर्धारण होता है वो आरबीआई करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है वर्तमान में देश ने ग्रहण किया है, क्या ग्रहण किया है? तो चालू खाता की पूर्ण विनिमयता, इसी के आधार पर विदेशी भंडार, विदेशी व्यापार होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना कब की गई थी? ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो 1944 में की गई थी। ठीक है, किसकी स्थापना? तो याद रखना, ये आपका विश्व बैंक। अब विश्व बैंक की जब स्थापना की गई थी तो ये विश्व बैंक ऋण किसको देता है? तो विश्व बैंक याद रखना जो ऋण देता है ये देता है आपको दीर्घकालीन ऋण देता है और विकासशील देशों को देता है। और इसका मुख्यालय का है वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ये दीर्घकाल का ऋण देता है, अल्पकालीन ऋण नहीं देता है। नेक्स्ट आपका है किस इकाई का मूल्य कागजी स्वर्ण के रूप में जाना जाता है? तो कागजी स्वर्ण के रूप में हम किसको जानते हैं? तो अपना जो है SDR को जानते हैं, जो विदेशी मुद्रा भंडार का एक अवयव होता है। तो इसका आंसर क्या है? सी है। नेक्स्ट आपका है शब्द संक्षेप, जो आपका TRIM से क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो इससे क्या तात्पर्य है? तो इसका मतलब होता है आपका व्यापार संबंधित निवेश उपाय कहते हैं इसको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है इन देशों में से कौन सा देश
G8 समूह का सदस्य नहीं है। तो G8 को अब हम G7 कहते हैं, ठीक है। और अभी इसकी जो बैठक हुई है कनाडा में हुई है, भारत के प्रधानमंत्री वहाँ अभी गए भी थे, ठीक है। तो G7 में याद रखिएगा कौन शामिल नहीं है, तो स्पेन शामिल नहीं है, जबकि इटली, फ्रांस, जर्मनी, इसके बाद इंग्लैंड, कनाडा और आपका अमेरिका ये शामिल है, ठीक है। तो इसमें G7 में रूस शामिल नहीं है, ठीक है। तो स्पेन भी शामिल नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है आसियान किसके लिए है। तो आसियान में 10 देश आते हैं और आसियान किसके लिए है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये हमारे जो है एशिया के दक्षिण पूर्वी एशिया के देश इसमें शामिल है, इंडोनेशिया, म्यांमार, ये सब देश शामिल हैं। तो याद रखना ये आपका एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन कहते हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। यही आसियान का फुल फॉर्म पूछा गया है, ठीक है। तो याद रखना ये इसमें 10 देश शामिल हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका भारतीय विकास फोरम, भारतीय विकास फोरम IDF पहले जाना जाता था, किस नाम से जाना जाता था, तो इसको भारत सहायता क्लब कहते थे, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है सार्क। सार्क में याद रखना दक्षिण एशिया के देश हैं। सार्क प्राथमिकता व्यापार समझौता जो है आपका साप्टा जिसे कहते हैं का औपचारिक उद्घाटन कब किया गया था, ये किया गया था 7 दिसंबर 1995 को, ठीक है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये सार्क देशों का व्यापार का एक समझौता था। नेक्स्ट आपका है एपेक का पूर्ण रूप क्या है। तो एपेक का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए क्या है, तो एपेक का फुल फॉर्म क्या है, एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कंट्रोल कहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ये एशिया और पैसिफिक मतलब प्रशांत क्षेत्र के इकोनॉमिक से कंट्रोल से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन आपका है निम्न में से कौन वित्तीय संस्था विश्व बैंक समूह से संबंधित है, ठीक है, संबंधित नहीं है ये पूछा गया है। तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ADB मतलब एशियाई विकास बैंक, ये आपका विश्व बैंक का समूह का नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है WTO अस्तित्व में कब आया था। तो WTO कब आया था, जनवरी 1995 में आया था, ठीक है। WTO जो है ये याद रखना ये संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था नहीं है, और इसका जो गठन किया गया था गैट उरुग्वे दौरे की एक लंबी वार्ता के बाद जो है इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में की गई थी। इसमें वर्तमान में 166 देश हैं, ठीक है। तो याद रखना 166 देश इसमें वर्तमान में है इसके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसे तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है। तो विश्व व्यापार संगठन को जाना जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है। तो गांव से शहर की ओर लोग जो भाग रहे हैं उसके पीछे कारण क्या है, तो याद रखना शहरों में अधिक श्रम की मांग, गांव शहर के बीच जो है संतुलित विकास होना, ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार होना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। सभी कारण जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित स्रोतों में से किससे भारतवर्ष सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है। तो सबसे अधिक विद्युत का जो उत्पादन होता है वो तापीय होता है, अर्थात कोयले से। भारत में कोयले से बिजली का उत्पादन 60% से अधिक होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू किया गया है, तो यह 2005 से लागू किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई कितनी है। तो 1 लाख की जनसंख्या पर सड़क की लंबाई बिहार में क्या है न्यूनतम है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, बहुत कम है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर सेन से संबंधित है। तो प्रोफेसर अमर सेन ने कौन सा विचार दिया था, इसमें ये पूछा गया है। तो सात क्षमता उपागम का इन्होंने बात किया था, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है एक तरफ दिया गया है, इसमें मिलान करना है कि इसमें कौन कौन किससे संबंधित है। मिलान करने को क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। जैसे पहला आपका दिया है जो है ओपन जनरल लाइसेंस। ओपन जनरल लाइसेंस का क्या है, याद रखना ये विदेशी आपका व्यापार से है। इसका ट्राइसेम का संबंध किससे है, तो ये रोजगार से है ग्रामीण क्षेत्रों में। थोक मूल्य सूचकांक का संबंध किससे है, मुद्रास्फीति से है। और नकदी रिजर्व अनुपात का संबंध ऋण नियंत्रण से है, ठीक है। यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। तो ऐसे मिलाने को आता है कौन सा क्वेश्चन मतलब योजना किससे संबंधित है, ठीक है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई समितियों के बारे में पूछा गया है। इससे पहला है आपका है जो है सरकारिया आयोग जो है कि किसकी समीक्षा के लिए आया था, तो केंद्र राज्य संबंध के लिए आया था। सी रंगराजन समिति का संबंध किससे था, तो याद है ना ये गरीबी मापन की प्रणाली थी।
पारेख समिति का संबंध किससे था? तो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से था। और नरसिंघम समिति का संबंध बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से था। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछा, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है नई मुद्रा यूरो किस वर्ष से प्रारंभ की गई थी? यूरोप जो देश हैं यूरोपीय यूनियन बना के रखा और उनकी मुद्रा चलती है, उसे यूरो कहते हैं। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1999 से की गई थी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। राष्ट्रीय जल मार्ग एक जोड़ता है, ध्यान रखना भारत में वर्तमान में 111 राष्ट्रीय जल मार्ग हैं जिसमें 6 कार्य कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय जल मार्ग एक कौन सा है? याद रखना जो हल्दिया से इलाहाबाद तक आता है, गंगा नदी पर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। और ये भारत का सबसे बड़ा जलमार्ग भी है। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है राष्ट्रीय जलमार्ग एक जोड़ता है किसको? तो ये भी याद रखना, क्वेश्चन वही 2 बार रिपीट हुआ था। तो याद रखना ये आपका हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है अर्थशास्त्र में सन 1998 में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? तो याद रखना ये किसको दिया गया था? तो ये अमर्त्य सेन को दिया गया था। ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण कितना होना चाहिए? 33% होना चाहिए। याद रखना 33% वन होना चाहिए, तब जाकर के जो है पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखा जा सकता है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है प्रसिद्ध पर्यावरण विशेषज्ञ सुंदरलाल बहुगुणा किस काम के लिए जाने जाते थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा उत्तराखंड में आंदोलन चलाया था, चिपको आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। उत्तराखंड के चमोली जिले में लोग पेड़ काट रहे थे, तो वहाँ की महिलाएं सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी के नेतृत्व में आंदोलन चलाया और जाके पेड़ों से चिपक गई, इसलिए उसे जो है चिपको आंदोलन कहा जाता है। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है कहाँ पर? तो शोध संस्थान कहाँ पर है? नागपुर में है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? तो अब चूंकि 2001 की बात है तो 2011 का अगर पूछा जाए तब भी जो है इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब जो है 2001 का पूछा गया तो इसका आंसर ए हो जाएगा, लेकिन इसका कोई मतलब अब नहीं है। तो जनसंख्या का हम अलग से बिल्कुल वीडियो बना दिया हूँ, उसको बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एससी सबसे ज्यादा है और एसटी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है शिशु मृत्यु दर क्या है? शिशु मृत्यु दर पूछा गया है, इसकी परिभाषा पूछ ली गई है, क्या है? तो देखना हर 1000, ठीक है, हर 1000 जीवित बच्चों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात को हम क्या कहते हैं? शिशु मृत्यु दर कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका शिशु मृत्यु दर क्या है? क्वेश्चन देखो वही है, और लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा शब्द को चेंज कर दिया गया है। तो याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा? उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में जो 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों का अनुपात होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और ये 70 बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है, तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका जननांकी डेमोग्राफी में लिंग अनुपात का संदर्भ क्या है? तो लिंग अनुपात जनसंख्या में किसे कहते हैं? तो प्रति 1000 पुरुषों के साथ महिलाओं के अनुपात को कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत पाया जाता है? कौन सा ऐसा धार्मिक समूह जहां साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? जैन धर्म में। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ है? कौन सी है? तो भील जनजाति भारत की सबसे ज्यादा है। ये जो है कहाँ पाई जाती है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पाई जाती है। इसकी संख्या सबसे ज्यादा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। तो इकोनॉमिक्स से जितने क्वेश्चन आए थे मैंने 2 पार्ट में करा दिया है। वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।